सतना के अमदरा थाना इलाके के झुकेही में दो परिवार आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे बरसे। इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते नजर आ रहे हैं। महिलाएं पुरुष सभी मारपीट में जुटे हैं। ऐसा लग रहा है मानो जंग चल रही हो। इस मारपीट में करीब 6 लोग घायल हुए। इनमें से एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर के सामने कचरा फेंकने को लेकर यह हंगामा हुआ। इसे लेकर मखोली पटेल नाम का शख्स और उसके परिवार के लोग प्रकाश पटेल के घर में घुसकर मारपीट करने लगे। शोर शराबा सुनकर घर के अन्य सदस्य आए। इस मारपीट में एक शख्स गंभीर घायल हो गया और दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। रीवा में छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। जमीन पर गिराकर छात्र को पीट रहा ये शख्स शिक्षक है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शिक्षक कैसे छात्र को बेरहमी के साथ पीट रहा है। छात्र की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आसपास और भी छात्र मौजूद हैं। इनके सामने यूं मारपीट से छात्रों को क्या संदेश जाएगा? शिक्षक को इसकी फिक्र नहीं है। किसी गलती पर छात्रों को समझाना शिक्षक का फर्ज होता है। शिक्षक अहिंसा की सीख देते हैं, लेकिन यहाँ शिक्षक मारपीट में लगे हैं। मामला खजुआ हायर सेकेंडरी स्कूल का। भोपाल में बेजुबान से बेरहमी का मामला सामने आया है। यहाँ एक स्ट्रीट डॉग की बेरहमी से पिटाई की गई। बेजुबान पर डंडे बरसाए गए। घटना पे प्लानिंग की है। लोगों ने यहाँ कुत्ते के डंडे से पिटाई की है। ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे डंडे से कुत्ते की पिटाई की जा रही है। एक महिला ने कुत्ते की जान बचाई और पुलिस में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। खरगोन में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने 80 से ज्यादा अस्थायी दुकानें और गुमटियों को हटा दिया है। एसडीएम, एसडीओपी और सीएमओ समेत भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन की टीम ने सड़क से अतिक्रमण हटाया। कलेक्टर और एसपी के निर्देश पर यातायात में बाधक अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई जा रही है। शहर में रोड पर दुकान और गुमटी लगाकर लोगों ने सालों से नगरपालिका की जमीन पर कब्जा कर रखा था। इससे यातायात बाधित होता था। प्रशासन की इस कार्रवाई की लोग तारीफ कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने का काम जारी रहेगा। रायपुर के जेएनएम मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में बदइंतजामी की पोल खुली है। गर्ल्स हॉस्टल में चूहों का आतंक है। यहां चूहों ने एमबीबीएस की 17 छात्राओं को काट लिया। इस घटना के बाद प्रबंधन ने सभी छात्राओं को पीजी हॉस्टल में शिफ्ट कराया है। बताया जा रहा है कि गर्ल्स हॉस्टल में काफी समय से चूहों की समस्या है। छात्राएं चूहों के उत्पात से परेशान हैं। यहाँ चूहे कपड़े, किताब के साथ अन्य सामानों को भी काट रहे हैं, लेकिन इस बार चूहों ने छात्राओं को ही काट लिया। अशोकनगर में एक शख्स ने एसपी ऑफिस में खुदकुशी की कोशिश की। इस शख्स ने खुद पर केरोसिन डाल लिया, जिससे हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोग फौरन दौड़कर शख्स को बचाने पहुंचे और खुदकुशी करने से रोका। बताया जा रहा है कि शख्स चोरी की घटना और दबंग के धमकाने से परेशान था। ये शख्स पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगा रहा था और गुस्से में आकर इसने खुद पर केरोसिन डाल खुदकुशी की कोशिश की। उज्जैन में एनआईए और एटीएस ने पीएफआई के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए और एटीएस की टीम ने छापेमारी कर पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस छापेमारी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कैसे टीम मौके पर पहुंचती है। यह फुटेज शहर के एटलस चौराहे के पास का बताया जा रहा है, जहां जांच एजेंसियों के 17 से 18 अधिकारी एक साथ आते हैं। इनमें महिला अधिकारी और पुलिसकर्मी भी दिख रहे हैं। टीम ने पीएफआई के जिन 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, उनमें से 3 को उज्जैन शहर से और 1 को महिदपुर से गिरफ्तार किया गया है। एमपी से पीएफआई के अब तक 21 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पीएफआई और इससे जुड़े संगठन संस्थाओं पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार के आदेश में पीएफआई के आतंकी संगठनों से जुड़े होने की बात कही गई है। इसके साथ ही ये बाहर से फंडिंग लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। ये भी कहा गया है कि पीएफआई कई आपराधिक और आतंकी मामलों में शामिल रहा है।
पीएफआई पर प्रतिबंध लगते ही एमपी पुलिस ने अपना एक्शन तेज कर दिया है। उज्जैन के पीएफआई ऑफिस को सील कर दिया गया है, जबकि इंदौर के पीएफआई ऑफिस पर पहरा लगा दिया गया है। यहां एसएफ के गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। पीएफआई ने मालवा निमाड़ में अपना नेटवर्क फैला रखा था। यहां एक समय सिमी सबसे ज्यादा सक्रिय रहा था। एनआईए ने इंदौर, उज्जैन और भोपाल में पीएफआई के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की। इसके बाद एनआईए के इनपुट के आधार पर एमपी ने इंदौर, उज्जैन, महिदपुर, नीमच, भोपाल, शाजापुर, शिवपुर, गुना और राजगढ़ से पीएफआई के सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। इनके पास से आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। पीएफआई से जुड़े 8 संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इंदौर के पीएफआई कार्यालय में बैठकर प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल करीम बेकरीवाला प्रदेश में पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई नौजवानों को अखाड़े और जिम के जरिए जोड़ने का काम कर रही थी। इंदौर के पीएफआई ऑफिस के पास भी जिम संचालित है। पीएफआई ने एमपी में अपने संगठन को बढ़ाने के लिए उसी क्षेत्र को चुना जहां कभी सिमी सक्रिय था। पीएफआई के सदस्य लोगों को अपने साथ जोड़ रहे थे। इंदौर का माहौल खराब करने में पीएफआई और एसडीपीआई की भूमिका सामने आई है। इसके बाद एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष को जिला बदर कर दिया गया था। इसी ने ही पीएफआई की प्रदेश में स्थापना की। प्रदेश में हुए दंगों में भी पीएफआई की भूमिका बताई जा रही है। इसके सदस्य सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ मैसेज भेजकर लोगों को बरगलाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को पता चला है कि पीएफआई के एमपी में 6000 और इंदौर, उज्जैन में ही करीब 2500 सदस्य हैं। इनका आतंकी संगठन आईसिस और बांग्लादेशी आतंकी संगठन जेएमबी से भी साठगांठ है। सुकमा में शिक्षकों की भारी कमी है। हालात ये हैं कि जिले के आधे स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। जिले में 294 शिक्षकों के पद खाली हैं। नक्सल प्रभावित इलाके में शिक्षा के नाम पर हर साल करोड़ों का बजट आता है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ शिक्षकों की कमी बनी हुई है। यहाँ 427 ऐसे स्कूल हैं जहाँ सिर्फ एक ही शिक्षक पदस्थ है। इन स्कूलों में हाई स्कूल, माध्यमिक शालाओं के साथ साथ प्राथमिक शालाएं भी शामिल है। कंधारपारा प्राथमिक स्कूल में शिक्षक की कमी के कारण छात्र खुद पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसा दृश्य जिले के ज्यादातर स्कूलों में देखने को मिल जाएगा। फुल पगड़ी संकुल का मड़कम पारा प्राथमिक स्कूल इस सत्र में खुला ही नहीं। ये स्कूल शिक्षक नहीं होने के कारण नहीं खुला। एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चलाना काफी मुश्किल है। किसी बैठक में जाने पर शिक्षकों को स्कूल बंद करना पड़ता है। जिले में कई ऐसे स्कूल हैं जहां पढ़ाई ना के बराबर होती है और ऐसे में परिजन बच्चों को स्कूल भेजना पसंद नहीं कर रहे हैं। स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। दुर्ग पुलिस को ऑनलाइन सट्टे के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भिलाई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 6 सदस्यों को कोसा नगर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से पुलिस ने मोबाइल, कंप्यूटर सहित कई सामान जब्त किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने बैंकों के 50 खातों का भी पता लगाया है, जिनके जरिए सट्टे के पैसे का लेन देन किया जा रहा था। आरोपी के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से 3 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो भिलाई आकर इस कारोबार से जुड़े हुए थे। पुलिस गिरोह से जुड़े बाकी के सदस्यों की तलाश कर रही है। एमपी में बिजली गुल ना हो सके, इसके लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने लाइनों की पेट्रोलिंग की योजना बनाई है। इसके लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। इसके तहत 80,000 टावरों की ड्रोन से पेट्रोलिंग का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल 10,000 टावरों को ड्रोन तकनीक के जरिए पेट्रोलिंग की जा रही है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में 2,850 किलोमीटर लंबी लाइनों के अलावा 10,000 टावरों की पेट्रोलिंग कर इसका डेटा जुटाया जा रहा है। इस डेटा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के जरिए बारीकी से जांच की जाएगी। उनकी मेंटेनेंस की कोशिशें की जाएंगी। आप सब जानते हैं कि रेलवे के साथ प्रधानमंत्री जी का एक भावनात्मक जुड़ाव है और रेलवे के हर डायमेंशन को, चाहे स्टेशन हो, ट्रेन्स हो, पैसेंजर एमिनिटीज हो, सेफ्टी हो, नई नई टेक्नोलॉजीज को लाना हो, हर तरीके से प्रधानमंत्री जी एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रेलवे के डेवलपमेंट के लिए हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। उसी कड़ी में रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट का जो काम है, उसमें टोटल डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स हैं कि कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, इसके बारे में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि स्टेशन शहर का एक सेंट्रल प्लेस होता है।
तो उसका जो डेवलपमेंट हो वो शहर के साथ एक इंटीग्रल डेवलपमेंट के हिसाब से होना चाहिए। इसका इंटीग्रल डेवलपमेंट के माने क्या है? इंटीग्रल डेवलपमेंट में इस तरह से है, स्टेशन के दोनों तरफ शहर का विस्तार हुआ। तो जनरली हम देखते हैं कि पुराने शहर जितने भी हैं उसमें रेलवे स्टेशन एक तरीके से शहर के दो हिस्सों के बीच में स्थित रहता है। तो स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाली कड़ी बने, ऐसा डिजाइन का एलिमेंट आना चाहिए। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि स्टेशन के साथ साथ जब शहर डेवलप हुए तो बहुत कंजेस्टेड तरीके से अलियां गलियां बनी और वहां पे आना जाना मुश्किल होता है। तो किस तरह से स्टेशन तक आना, स्टेशन से जाना, उस एरिया से निकलना, इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक का प्लानिंग करना है वो आज के हिसाब से नहीं, आगामी 50 वर्षों के हिसाब से सोच के वैसी प्लानिंग करो जिससे कि कोई भी काम करने में एक स्थायी समाधान निकले शहर के लिए। तीसरा, स्टेशन के अंदर अगर हम जाएं तो आज हम देखते हैं कि स्टेशन की बिल्डिंग होती है, फिर प्लेटफॉर्म होते हैं, फिर पटरियां होती है, फिर एक फुट ओवर ब्रिज पुलिये के ऊपर से अगर जाएं फिर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फिर आगे पटरियां होती है। ये कंस्ट्रक्ट 100 वर्षों से चला आ रहा था। इसकी बजाय एक नया डिजाइन एलिमेंट जिसमें कि रूफ प्लाजा एक बने। रूफ प्लाजा का माने क्या हुआ कि जो हमारे प्लेटफॉर्म्स और पटरियां हैं इनके ऊपर की जो स्पेस है, इस स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। यहां पे एक नई अर्बन स्पेस बने, एक स्थायी जगह बने जिस पर फूड कोर्ट्स हो, अच्छा वेटिंग एरिया बने, बच्चों के खेलने के लिए जगह बने। मान लो पेरेंट्स जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, बच्चों को उस वक्त संभालना मुश्किल सा होता है। मैं तो जब बच्चे छोटे थे तो कई बार एक बच्चा इधर दौड़ रहा है, एक बच्चा इधर दौड़ रहा है, तो खेलने की एक छोटी सी जगह बन जाए। लोकल प्रोडक्ट्स है, अगर आप जाओ किसी भी शहर के, देश के कोने कोने में जाओ, कहीं पे साड़ी, कहीं पे खिलौने, कहीं पे अलग तरह की मिठाई, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल प्रोडक्ट्स की सेल का भी एक पॉइंट हो। तो ये जो रूफ प्लाजा बने, ये रूफ प्लाजा एक नई अर्बन स्पेस की तरह डेवलप हो, जिसमें जैसा आपने कई अच्छे वर्ल्ड क्लास स्टेशंस में देखा होगा, इस रूफ प्लाजा में बहुत सारी फैसिलिटीज रहे। चौथा, हर तरीके से दिव्यांग फ्रेंडली, हर तरीके से पॉसिबल हो, ग्रीन, सोलर पैनल्स लगे रूफ के ऊपर, एनर्जी कंजम्पशन मिनिमाइज हो, सफाई और इन सब की चीजों का एक इंटीग्रल तरीके से डेवलप हो। तो ये एक इंटेलिजेंट बिल्डिंग, एक सस्टेनेबल बिल्डिंग, एक ग्रीन बिल्डिंग और एक सिटी फ्रेंडली सिटी सेंटर बने, उस कल्पना के साथ स्टेशंस का डिजाइन हो। आप सबके सामने आज कैबिनेट में भी इसका फैसला लिया गया। टोटल देश के 199 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसमें बेसिकली 50 लाख से ऊपर जहां ट्रैफिक है, फुटफॉल है साल का, उन सब स्टेशंस को एक साथ लिया जा रहा है। और जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस होगी उसके नीचे 50 के बाद में 10 लाख से ऊपर वालों। मंदसौर में पुलिस सट्टेबाजों पर सख्ती बरत रही है। यहां खुलेआम सट्टेबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने सटोरियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया है। मल्हारगढ़ थाना इलाके में सरेआम सट्टेबाजी से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे थे। थाने से 300 मीटर की दूरी पर ही खुलेआम सट्टा चल रहा था। इसके बाद सख्ती बरतते हुए पुलिस ने करीब 30 आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके ठिकाने जमींदोज कर दिए। एसडीओपी ने बताया कि जिले में सटोरियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। बीजापुर में नक्सलियों ने नगर सेना के मोटर चलित रबर बोट पर कब्जा कर रखा है। बोट को इंद्रावती नदी के किसी तट पर रखे जाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने एसपी कलेक्टर के दौरे के बाद इस घटना को अंजाम दिया। जिले में नगर सेना के पास अब कोई रबर बोट नहीं है। प्लाटून कमांडर का कहना है कि नक्सलियों ने जिस बोट पर कब्जा किया है उसमें 10 लोग बैठ सकते हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की मदद से इस बोट को नक्सलियों से लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन नक्सलियों ने बोट देने से इनकार कर दिया।
अंबिकापुर में पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई जारी है। जंगल में पेड़ों को काटकर जमीन पर कब्जा करने के लिए लोगों में होड़ मची है। कई एकड़ के जंगल में पेड़ काट दिए गए हैं। हजारों की संख्या में पेड़ों को काटने का वीडियो सामने आया है। मैनपाट वन परिक्षेत्र के नागा डांड बीट के ग्राम सिकरिया और समनिया जंगल में पेड़ों की कटाई हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि जंगल को बचाने में वन विभाग का अमला नाकाम है। जंगल को बचाने के लिए ग्रामीण लगातार प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू के किनारे नया घाट चौराहा लता मंगेशकर चौराहा के नाम से जाना जाएगा। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पर बने स्मृति चौक का लोकार्पण बुधवार को सीएम योगी ने किया। उनके साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। इस मौके पर लता मंगेशकर के भतीजे और बहू भी मौजूद रहे। इस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपना वीडियो संदेश दिया। उन्होंने कहा कि लता दीदी सरस्वती की साधिका थी। उनके स्वरों ने दुनिया को जोड़ा। मोदी ने कहा कि लता दीदी राम मंदिर निर्माण से खुश थी। लोकार्पण से पहले लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद लता जी के भतीजे आदिनाथ मंगेशकर और बहू कृष्णा मंगेशकर का स्वागत किया गया। लता जी के गाए भजनों की प्रस्तुति महाराष्ट्र की गायिका सावनी रविंद्र ने की। सीएम योगी ने कहा कि लता जी के दिन की शुरुआत राम जी की पूजा से होती थी। यह चौक बनना विश्व रिकॉर्ड जैसा है। दिवंगत लता मंगेशकर की याद में इस चौक पर राम सुतार की बनाई 40 फीट की विशाल वीणा को स्थापित किया गया है। वीणा का वजन 14 टन है। देश भर में धूमधाम से शारदीय नवरात्रि मनाई जा रही है। भक्त मां की भक्ति में डूबे हैं। गरबा का आयोजन किया जा रहा है। सीहोर में इन दिनों गरबे की धूम मची हुई है। शक्ति की भक्ति का प्रतीक शारदीय नवरात्र में महिलाएं गरबा खेलकर मां अम्बे की भक्ति में लीन हैं। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से परंपराएं थम सी गई थी, लेकिन अब भक्त उत्साह में हैं। गरबा का आयोजन किया जा रहा है, जहां महिलाएं मां के प्रति अपनी आस्था दिखाते हुए गरबा कर रही हैं।